नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के अभ्यर्थन को लेकर के माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसको लेकर के अब आगे क्या महत्वपूर्ण सुनवाइयां रह गई हैं और आपका जो अभ्यर्थन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कितना सही जा रहा है, हम इन सभी चीज़ों में आज बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी हमारे रिट पिटिशनर हैं, जितने भी हमारे याचिकाकर्ता हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो इस पर अपना सुझाव जरूर रखें, अपना कमेंट आप जरूर रखिएगा, क्योंकि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और साथ में उन सभी प्रशिक्षित भाई बहनों से भी कहना चाहूँगा कि जो डीएलएड हैं, डीएड हैं या अन्य शिक्षक साथी हैं, वो भी अपना विचार रख सकते हैं कि किस लेवल तक जो है कि ब्रिज कोर्स का जो अपना दावा है और ब्रिज कोर्स की जो लड़ाई है किस लेवल तक सही है और किस लेवल तक गलत है, कि क्या बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं तो उनकी योग्यता पर आप लोग किसी भी तरीके की सवाल करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं कि क्या बीएड के साथ जिन्होंने शिक्षा मंत्र की ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किया है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करा है, तो उनकी योग्यता की प्राइमरी लेवल के लिए है या नहीं है। ये बात हम उन सभी साथियों से कहना चाहते हैं जिन तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है, उन सभी मित्रों से कहना चाहते हैं जिन तक हमारा वीडियो ये पहुंचता है। तो आप लोग क्या ब्रिज कोर्स योग्यता को प्राथमिक के लिए योग्य मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर आप प्राथमिक के लिए ब्रिज कोर्स को एक योग्यता मानते हैं, शैक्षणिक योग्यता मानते हैं या एक टीचर स्किल्स मानते हैं, तो फिर जो ब्रिज कोर्स है वो बाहर अभी तक क्यों रहा है? क्यों ब्रिज कोर्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया है? और समाज के जितने भी हमारे साथी हैं, समाज के हित के लिए, जो पब्लिक के हित के लिए या सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे राजनेता हैं और हमारे जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि अगर ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक के लिए एक मिनिमम योग्यता है तो योग्यता होने के बाद भी हमारे सरकार ने और उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने इस योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को, यानी कि ब्रिज कोर्स योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को अभी तक बाहर क्यों रखा गया है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को जानने का हमारा भी हक है और हमारा अधिकार भी है। अगर किसी प्रकार की जो कमी रह गई हो कि क्योंकि एनसीटी की मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो दायरा है वो तो सभी ने कंप्लीट कर लिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के जो एक ऑब्स्टिकल था, एक माइल कहने का मतलब एक जो रुकावट होती थी, ऑब्स्टिकल था, जो रुकावट थी, उस रुकावट को तो उन्होंने 6 महीने के ब्रिज कोर्स के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। तो फिर अब जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर ये देवेश शर्मा केस से प्रभावित है तो अगर कोई भी यहाँ पर सचिवालय स्तर पर कोई सचिव लेवल का अधिकारी कहता है या कोई विभागीय अधिकारी कहता है नहीं कि देवेश शर्मा वाले केस से ये अफेक्टेड है, देवेश शर्मा वाले केस के कारण से इन लोगों को नहीं लिया जा रहा है, तो मैं उन अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं, अगर आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है, अगर शिक्षा विभाग के उन प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए उच्चस्थ अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आगे किस तरीके से आप लोग सोचते हैं इन प्रशिक्षितों के लिए, क्या आपका विजन है। कम से कम एक चीज़ ये कहता हूँ कि जहाँ तक हमने कभी एक सामाजिक सरोकार की दृष्टि से देखते हैं कि जैसी हो दृष्टि वैसी दिखती है सृष्टि वाला भी एक सवाल होता है। जैसी आप लोगों के यानी कि देवेश शर्मा केस में माननीय आप लोगों का यानी कि माननीय उच्चस्थ अधिकारियों का जो दृष्टि होगी वही उनको हम लोग भी उसी तरीके की सृष्टि के लगते होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी दृष्टि से सही तरीके से अगर देखिएगा तो हम भी उस दृष्टि में एक आपको सही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि जैसी आपकी दृष्टि होगी सृष्टि वैसी नहीं दिखनी चाहिए।
क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये जो मत है, इसमें आपका अपना तीसरा जो चक्षु होता है उसको खोलना पड़ेगा, तीसरे चक्षु से देखना पड़ेगा कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन में है कि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे साथी अभी तक केस के लिए अपडेट की बात कह रहे हैं, तो केस के अपडेट को लेकर के मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब आपका यानी कि 2 जुलाई के आसपास से आपकी हियरिंग हो गई थी, 5 जुलाई जो है कि फार्म यानी कि ये फार्म भरने का, आवेदन भरने का अंतिम डेट था। उसके बाद 20 जुलाई तक जो है कि फार्म की अंतिम डेट हुई कोर्ट के ऑर्डर से पड़ी। तो सीधी सी बात है, आप लोग इस दरमियान जो भी आपकी 2 तारीख जुलाई से आपके केस की WPSB 364/2024 वाले केस में सुनवाई शुरू हुई, तो हम माननीय कोर्ट से इंटरिम रिलीफ रिक्वेस्ट करते रहे। इंटरिम रिलीफ रिक्वेस्ट करते रहे तो धीरे धीरे हमारे केस की याचिकाएं डे टू डे बढ़ते गई। तो लास्ट में जो है कि 2 अगस्त को जो है कि माननीय जस्टिस नैनीताल हाई कोर्ट के मनोज कुमार तिवारी जी ने हमारा जो इंटरिम रिक्वेस्ट था उसको न मानते हुए उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इंटरिम रिलीफ रिक्वेस्ट को नहीं किया। उन्होंने कहा कि चलो हम जो है कि सरकार से जवाब ले लेते हैं, सरकार से, विभाग से और एनसीटी से, NIOS से जवाब लेते हैं, यानी कि उनसे काउंटर एफिडेविट के लिए बोल दिया। तो सरकारी एडवोकेट ने हैं और एनसीटी के एडवोकेट NIOS के, इन्होंने सभी ने जो है कि 30 दिन का टाइम मांगा था, यानी कि 4 सप्ताह का टाइम मांगा। 18 सितंबर तक इनको तिथि दी गई थी, तो यानी कि डेट दी गई थी 18 सितंबर को भी, यानी कि 2 तारीख से इस केस की असल लड़ाई, आप ब्रिज कोर्स के अधिकारों की लड़ाई 2 अगस्त से शुरू हुई है, यानी कि 2 अगस्त से आपके अधिकारों की लड़ाई शुरू हुई है। अभी ये लड़ाई शुरू यहाँ से स्टार्ट हुई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सारे ब्रिज कोर्स साथी कह रहे होंगे 1-2 हियरिंग में आपका केस खत्म हो जाएगा। 1-2 हियरिंग में आपका केस खत्म नहीं होगा, ये केस लंबा चलेगा। मैं स्पष्ट आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे 1-2 केस में समाया। तो यहाँ पर देखिए, अब जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के लड़ाई है, तो वो लड़ाई अब स्टार्ट हुई। तो जैसा कि 18 तारीख को आपने देखा कि सरकार की तरफ से कोई काउंटर एफिडेविट, काउंटर जवाब नहीं दिया गया, NIOS की तरफ से भी कोई काउंटर जवाब नहीं दिया गया और एनसीटी की तरफ से भी कोई काउंटर जवाब नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये लड़ाई जब अगर आपका अब यहाँ से ये शुरू होगी। अब यहाँ पर देखेंगे जो अगली सुनवाई 6 नवंबर को है, 6 नवंबर को अगर सरकार का काउंटर एफिडेविट आ भी जाता है, काउंटर का जवाब आ भी जाता है, तो ये केस में उन पॉइंटों पर देखिए सरकार अपना बचाव करेंगे, आपके एडवोकेट अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना तर्क रखेगी। NIOS हो सकता है कि आपके तर्क से सहमत हो, आपके एडवोकेट से सहमत हो कि जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उस तर्क से सहमत है, करा ले। लेकिन एनसीटी देखिए, एनसीटी के भी एडवोकेट जो हैं आपके अगेंस्ट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सरकार अपना बचाव करेगी, सरकार एकदम से ये चीज़ें नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर आर्गुमेंट, बहस का पॉइंट शुरू होगा कि भाई जब जवाब आएगा तो जवाब में अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को लेकर के भी एडवोकेट सवाल उठाएंगे कि इन्होंने ये लिखा, ये चीज़ ये है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि अगर जवाब थोड़ा भी पॉजिटिव होगा, फिर भी जो है कि सरकार का एडवोकेट अपना बचाव करेगा, सरकार का बचाव करेगा उन तथ्यों को लेकर के। फिर यहाँ पर जजों को अभी केस में फिर लंबी चीज़ें समझने की चीज़ें होंगी, छोटी छोटी सुनवाइयाँ होंगी, हर एक पॉइंट को क्लियर करना होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए सरकार अपना बचाव करेगी, एनसीटी अपना बचाव करेगी। अब हो सकता है बाद में ये लोग अपना तर्क रखें, इन्हीं तर्कों को लेकर के क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, बहस होगी। ठीक है, उसमें जज भी जो है कि अपना सवाल इनपुट करेंगे, अपने डाउट को क्लियर करेंगे, जज भी क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो यहाँ पर सोच लीजिएगा, आपको समझना होगा। अब इसके बाद देखिए भाई जो ब्रिज कोर्स आपने किया है कि ये किस नियम, देखिए सबसे पहले आपको अधिनियम, आपको पता है ब्रिज कोर्स जो है कि RT एक्ट अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग किया है। तो ये जो है कि फिर उसके बाद है किस अधिसूचना के अंतर्गत कौन से नियम के तहत करवाया गया है, इन चीज़ों के लिए बहस होगी। पहले अधिनियम होगा, फिर जो है कि
अधिसूचना होगी, अधिसूचना का नियम होगा, फिर उसके बाद जो है कि सरकार ने इस अधिसूचना में क्या इम्प्लीमेंट किया है, इस नियम में क्या इम्प्लीमेंट किया, फिर एनसीटी ने कौन सी धारा यूज की है, कौन सा रूल यानी कि कौन सा नियम इसमें बनाया गया, और एक्सपर्ट कमेटी का क्या है, एनसीटी के पास क्या पावर है, तमाम चीज़ें एनसीटी की अधिसूचना को लेकर। फिर उसके बाद जो है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार या एमएचआरडी का जो है कि किस मंत्री के द्वारा पत्र लिखा गया, यानी कि ये जो पूरी लड़ाई है। फिर अब फिर उसके बाद देखा जाएगा, एनआईओएस का भी बहस हो गया, एनसीटी का भी हो गया और उत्तराखंड शासन का भी हो गया। तो उसके बाद देखिए एमएचआरडी को दिया जाएगा, भाई क्या है कैसा है। यानी कि जैसा कि जजों ने कहा है कि हम इन सारे दस्तावेजों की जांच करेंगे, सारे नियमों की जांच करेंगे कि फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन कैसे कराया गया है, इनका जो, क्योंकि अब आपका असली प्रोसेस अब शुरू होगा कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या था, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या था, और कौन सा जो है कि इनका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या था, ये सारी चीज़ों को अब यहाँ पर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग का प्रोसेसिंग सिस्टम शुरू होगा। प्रोसेसिंग सिस्टम में आपको मैं बता देता हूँ, अधिनियम, अधिसूचना, नियम, एनसीटी की पावर, एमएचआरडी की पावर, शासनादेश, सरकारी आदेश, अमेंडमेंट, कानून, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो इन सारी चीज़ों में अभी तक बहस नहीं हुई। अभी तक माननीय जस्टिस ने भी, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से भी इन लोग चीज़ों को लेकर के कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी तक आप इंटरिम रिलीफ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर से आपकी लड़ाई शुरू होगी। जो लोग सोच रहे हैं कि एक दो सुनवाई के बाद ही चला जाएगा केस, तो एक दो सुनवाई में आपका केस खत्म नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, हो सकता है सुनवाई आपकी जल्दी जल्दी लगेगी, और जो जितनी भी अधिसूचनाएं हैं उन अधिसूचनाओं के बारे में भी जो है कि सरकार से क्वेश्चन किया जाएगा, डिपार्टमेंट से क्वेश्चन किया जाएगा, एनसीटी से क्वेश्चन किया जाएगा, और जो कानून बना है उस कानून को लेकर भी सवाल उठेंगे, जजेज भी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ गए, नियम, अधिनियम, अधिसूचना और उसके बाद कानून प्रोसेस, शासनादेश, इन सभी चीज़ों को लेकर के सुनवाई होगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर कुल मिला के ब्रिज कोर्स को हर तरीके से आप तैनात होना पड़ेगा, हर एक कानून को बेहतर ढंग से समझना, और बेहतर थोड़ी सी भी चूक होगी तो फिर सोच लीजिएगा कि आप चूक गए। तो इसलिए जो है नियम, अधिनियम और अधिसूचना, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना होगा। असल लड़ाई अब आपकी शुरू हो रही है जब सरकार जो है कि आपका काउंटर एफिडेविट का जवाब देती है। काउंटर एफिडेविट का जवाब मिलते ही शासन का जवाब मिलेगा, एनसीटी का काउंटर एफिडेविट का जवाब मिलेगा, एनआईओएस का काउंटर का एफिडेविट का जवाब मिलेगा। तो सोच लीजिएगा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डे में अलग अलग चीज़ों को सुना जाएगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में ये सुनवाई भी होगी, और ये केस आपका लंबा तो जाना है, ये डेफिनेटली इस बात को आपको समझना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हर पहलू को जानना कानूनी अधिकार हर किसी का है। इसलिए एनसीटी का भी जवाब पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, एनआईओएस के भी और उत्तराखंड शासन के भी। उत्तराखंड शासन अगर आपके पॉजिटिव जवाब देता है तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं, एनसीटी खुद ही आपकी तरफ को पॉजिटिव झुक जाए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज की जानकारी कैसी लगी, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब तक इन तथ्यों को, इन वीडियो को अन्य लोगों तक, यानी कि प्रशासनिक लेवल के उच्चस्थ अधिकारी तक नहीं पहुंचा पाते हो, तो ये लड़ाई हमारी अधूरी है। हम बहुत सारे रूलिंग और अधिनियम जो भी हैं, नोटिफिकेशन, इन सभी चीज़ों को लेकर के अपने स्तर से हमेशा आप लोगों के लिए कार्य करते हैं, अभी भी आगे कहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई अब बहुत आगे जाने वाली है और बहुत लंबी होगी। कि जो भी साथी हैं, चाहे वो ब्रिज कोर्स का हमारी टीम के 116 लोगों के बीच का हो या अन्य ग्रुप का है, उन लोगों को ये लड़ाई को समझना होगा। इतनी जल्दी आसानी से आप लोगों के हक में फैसला अभी नहीं आएगा, ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ आप लोगों को देखना होगा, क्योंकि भैया अभी तो सुनवाई हुई नहीं, अभी तक तो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब तो बहस का दौर शुरू हो रहा है, ये समझना जरूरी है। अभी तक कोई भी देखिएगा कि रिक्वेस्ट हो रही थी, नहीं हो रही थी, अब बहस का दौर शुरू होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।